हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्विनी शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या कहते हैं अपना जीके का जो सीरीज़ चल रही थी, तो हम आज उसी को और आगे चलेंगे। और क्या कहते हैं मगध एम्पायर में हम जो मौर्य वंश है उसको पढ़ने वाले थे हम, जैसा पिछली वीडियो में बताया था। तो आज उसी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हम टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक हमारा मौर्य एम्पायर जो चल रहा है। जो वाला कौन सा कलर दिख रहा है, देखना रेड दिख रहा है कि येलो दिख रहा है। आ जाओ भाई। अरे हाँ गया। हाँ, तो देखो, जैसा हमें पता है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर किस पे शासन किया था? मौर्य एम्पायर ने मगध पर कौन सा शासन किया था? कौन सा शासन किया था? कौन से नंबर का राजा वो था ये वंश, बताओ। इससे पहले कौन कौन से वंश आए थे हमारे मगध पर, और ये कौन से नंबर का था? तो हमें पता है पहले कौन से आए थे, थोड़ा हम रिवीजन करें। हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद महापद्मनंद यानी नंदवंश। ये तीन वंश सबसे पहले आए थे। उसके बाद आया था क्या? मौर्य एम्पायर यानी कि मौर्य वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? हमने जैसे जाना था कि जिसने नंदवंश के राजा थे कौन थे? धनानंद। उनसे चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर क्या किया था? युद्ध किया था। या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, चाणक्य ने मदद की चंद्रगुप्त मौर्य की, और क्या कहते हैं धनानंद को हराया और मगध पर मौर्य साम्राज्य की क्या करी? स्थापना की। ठीक है, तो हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और चलते हैं अब मौर्य वंश के अगले वाले पेज पर। क्यों भाई, बात क्यों कर रहे हो? तो गई, तुम लोग भी लिखते रहना, ठीक है। जैसा आप देख रहे हो कि मौर्य वंश यानी मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश 4th नंबर का हमारा मगध पे क्या था? वंश था। उसके जो फाउंडर थे या संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने 323 से 298 BC तक क्या किया था? शासन किया था। किसने कहाँ से कहाँ तक शासन किया था? 323 से 298 BC तक। अब बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, या तो इसके बारे में थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वी गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन एंड अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी मिली, एक तो मिली है कहाँ से? जो कौटिल्य थे। कौटिल्य कौन? चाणक्य। उनका चाणक्य का नाम क्या था? एक और कौटिल्य। उनका एक और नाम था विष्णुगुप्त शर्मा। वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री यानी प्रधानमंत्री थे, महामात्र थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की थी किस पर? मगध पर शासन दिलाने के लिए। अब क्या कहती है, अब इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो कौटिल्य के द्वारा बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, उसमें, और या फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन यानी कि जो जूनागढ़ का अभिलेख है, क्या है? जूनागढ़ का अभिलेख है, वो जो रुद्रदामन का, उसके से जानकारी मिलती है मौर्य वंश और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने कि धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर स्थापना करी मौर्य वंश की। उसके बाद उसने क्या किया कि उससे पहले भाई धनानंद से लड़ना था, उसके लिए कुछ सेना चाहिए, कुछ वो चाहिए। तो ऐसे करने के लिए उसने कई क्या छोटे पूरे जो छोटे छोटे राज्य थे, कबीले थे, उन पर उसने क्या किया? युद्ध किए। और युद्ध करके क्या किया? उनसे वहाँ से सेना इकट्ठी की, और सब क्या करके अपनी सेना इकट्ठा करके जब उसने नंदवंश से यानी धनानंद से क्या किया? लड़ाई की, और वो वहाँ पर पहुँचा। अब वो थोड़ा जाने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ही डिफीटेड द सेल्यूकस इन 305 BC, हु शेडेड टू Chandragupta Maurya the 4 provinces of Kabul, Kandahar, Harth and Baluchistan in return for 500 elephants.
देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर्स को जो हराया था, सेल्यूकस निकेटर को क्या कराया था, 305 बीसी में हराया था, उससे लड़ाई करी थी। और उसके हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों के बदले, 500 हाथी किसको दिए, सेल्यूकस निकेटर को दिए। उस 500 हाथियों के बदले उसने क्या किया, काबुल, कंधार और हर्त और बालूचिस्तान क्या किया था, उसको क्या कर लिया था, सेल्यूकस निकेटर से ले लिया था। क्या कर लिया था, सेल्यूकस निकेटर से क्या कर लिया था, ले लिया था। और सेल्यूकस निकेटर ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। अब एक और चीज़ है कि इसी की लड़की थी सेल्यूकस निकेटर की, हेलेना। इसी लड़ाई के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी किससे कर दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। क्या क्या थी इसकी डॉटर का नाम, डॉटर का नाम क्या था, हेलेना। डॉटर का नाम था हेलेना, इसकी डॉटर थी। उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं, शादी कर दी हेलेना से। इसको कई कई जगह पे हेलेना को दो एक और नाम से जाना जाता है, कार्नोलिया। किस नाम से जाना जाता है, कार्नोलिया के नाम से भी जाना जाता है हेलेना को। ठीक है, अब बात आती है कि जब शादी हो गई, भाई इनसे जीता, उसका स्थापना कर दी मौर्य वंश की, तो और क्या किया, तो उसके लिए हम थोड़ा और आगे चलें। तुम लोगों ने लिख लिया कि नहीं, लिख लिया तो ठीक है, लिख लिया तो, और वो तो स्क्रीनशॉट लेके कर ही लेंगे या वीडियो पॉज करके देख लेंगे, तुम अपना देखो, नहीं फिर बोलोगे कि क्लास में लिखवाया नहीं है। ठीक है, ये था, देखो ये हमारा जो मौर्य वंश था पूरा, और मौर्य वंश पे जिसने क्या किया था, शासन किया, जहाँ जहाँ तक मौर्य वंश की सीमा थी वो पूरा बताया गया है। क्या बताया गया है, पूरा बताया गया है कि कौन से मौर्य वंश में जो 3 राजा सबसे फेमस थे, कौन कौन से थे। एक तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और तीसरे अशोक। तो इन लोगों ने जिसने क्या किया था, जहाँ जहाँ पर शासन किया था, उस सब पूरा मौर्य वंश के बारे में इस मैप पे से दिखाया गया है। जो दिख रहा है, जो जाना डार्क येलो है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शासन किया गया है। जो फिर हल्का थोड़ा येलो है, वो क्या है, जैसे दिख रहा है वाला हिस्सा, ये इधर वाला ये हिस्सा जो दिख रहा है, ठीक है, ये सब ये क्या है, इसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, तो इसमें दिखाया गया है। और जो बिंदुसार के द्वारा किया गया है वो हल्का पीला है, हल्का येलो से। और जो क्या कहते हैं, किसके बारे में अशोक ने किया था, वो बताए गए हैं। उसके बाद जो अशोक के क्या थे, एडिक्ट्स थे, अभिलेख थे। अशोक के जो लेख थे, शिलालेख थे, पिलर एडिक्ट्स थे, गुहा लेख थे, स्तंभ लेख जो लिखा है, वो जो हल्के हल्के जो दिख रहे हैं, तो मैं देखो मेरे को रेड कलर से लेता हूँ, वो सब ये बताए गए थे। जो यहाँ पर, अरे आजा भाई, ये है, ये दिख रहा है, देखो ये है, ये सब यहाँ पर क्या है, अशोक के क्या है, शिलालेख हैं, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख भी हैं और गुहा लेख भी हैं। जो यहाँ पर ऐसे करके दिखाए गए हैं, जो देखो दिख रहा है, ये सब यहाँ पर क्या है दिखाए गए हैं। ये सारनाथ है, यारागुदी है, ये सब यहाँ पर क्या गए हैं, तोसाली है, सांपा है, यहाँ पर क्या दिखाए गए हैं, अशोक के अभिलेख। ठीक है, और जो बिंदियाँ दिख रही हैं आपको, ये देखो, ये दिख रही हैं क्या, थोड़ा दूसरे कलर से लेता हूँ, देखो ये दिख रही होंगी आपको बिंदियाँ, आपको ये दिख रही है इधर, इसमें ब्लू ब्लू, वो ब्लैक ब्लैक, सॉरी, जो मैं ब्लू से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये भी है, ये देखो, ये यहाँ पर क्या था, ये सिटी थी जो क्या कहती थी, अलेक्जेंडर ने इस पर क्या किया था, शासन किया था। और बाद में ये क्या कर दी थी, किसको दे दी थी, मौर्य वंश के राजा को दे दी थी। क्या कर दी थी, मौर्य वंश के राजा को दे दी थी, जो ब्लू ब्लू करके दिखाया गया है। अब चलते हैं थोड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाने। तो इन 298 BC चंद्रगुप्त gave up his, पेन दूसरा ले लूँ, हाँ, in 298 BC Chandragupta gave up his throne when he was 42 years old and become an ascetic under the Jain Sant Bhadrabahu, migrating south with them and ending
क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या, जब वो 42 साल के, उन्होंने अपना राज्यपाट सब छोड़ दिया, त्याग दिया, और वो क्या, किससे, एक सन्यासी का जीवन धारण कर लिया, और किसके अंडर में, जैन संत थे भद्रबाहु, उनके अंडर में क्या कर लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म के संत बन गए थे, ठीक है। और उन्होंने छोड़कर वो सब छोड़ छाड़ के क्या साउथ की तरफ निकल गए थे, ठीक है। और हिज डेज इन सेल खाना डेथ व फास्टिंग अकॉर्डिंग टू द जैन स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल एंड श्रवणबेलगोला कर्नाटका। उन्होंने क्या किया, उस पर वहाँ पर जब वो साउथ की तरफ निकले तो वहाँ पर जाके वो कहाँ पर उन्होंने फास्ट रखा, और उस फास्ट यानी उपवास के कारण क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, श्रवणबेलगोला में, जो कहाँ पर है प्रेजेंट में आज कर्नाटक में है। कहाँ पर है, श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु हुई, और कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अब मेगास्थनीज सर्व्ड एज द ग्रीक एम्बेसडर इन हिज कोर्ट ऑफ 4 years। जो मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर क्या था, सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर जब चला गया था तो उसने क्या, मेगास्थनीज को यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ गया था वो, तो यहीं पर क्या किया था इसने, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और इसने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी, इंडिका नामक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी, इंडिका नामक बुक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर ने, नहीं सॉरी, मेगास्थनीज ने क्या लिखी, इंडिका नामक बुक लिखी, और उस इंडिका नामक बुक में अभी क्या बताया गया है, पूरा मौर्य वंश के बारे में क्या किया है, बताया गया है, ठीक है। और वो किसके शासनकाल में लिखी गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखी गई थी। अब क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य को और भी कई नामों से जैसे जाना जाता है, सेंड्रोकोटस, जो ग्रीक हमारे क्या थे, ग्रीक टेक्स्ट थे यानी ग्रंथ थे, यूनानी ग्रंथ थे, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट तुम लिख लो कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा हम इतना जाना, तो अब एक बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बनते हैं, पूछे गए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को बुद्ध या जैन टेक्स्ट के हिसाब से कौन सी कास्ट का बताया गया है, या ब्राह्मण टेक्स्ट के, ब्राह्मण ग्रंथ के हिसाब से किस जाति का बताया गया है, तो वो भी तुम लोग लिख लो कि इतना ये लिख लिया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य को जो ब्राह्मण टेक्स्ट थी उसके तहत उसको किस जाति का बताया गया है, शूद्र जाति का बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कास्ट का बताया गया है, ठीक है। और जो जैन टेक्स्ट थी, जैनिज्म की टेक्स्ट थी, जैन ग्रंथ था, कोई एक जैन ग्रंथ जैनिज्म टेक्स्ट थी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। क्या बताया गया है, एक मिनट रुको, अरे ठीक है, क्षत्रिय बताया गया है, इस कास्ट का बताया गया है। और एक बुक और है, मुद्र राक्षस एक बुक है, कौन सी, मुद्र राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किसके क्या कहते हैं, किसके कास्ट का बताया गया है, वैश्य कास्ट का बताया गया है। किस कास्ट का बताया गया है, वैश्य कास्ट का बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और क्या कहते हैं, वो जो हमारी बुक थी कौन सी, मुद्र राक्षस, उस बुक को लिखा किसने था, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। पहले इसको इतना लिखो, फिर मैं लिखवाता हूं इधर पे।
मुद्र राक्षस जो बुक थी, इसमें क्या वैश्य कास्ट का बताया गया है, ठीक है। और मुद्र राक्षस बुक में या मुद्र राक्षस बुक के द्वारा किसका बताया गया है, वैश्य कास्ट का चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है, उसकी जाति को। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। कौन सी, मुद्र राक्षस। इसमें क्या बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है वैश्य कास्ट का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलें, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना लिख लिया कि नहीं, लिख लिया, इतना लिख लिया तो अब चलो आगे थोड़ा। तो अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के फास्ट रखने के बाद श्रवणबेलगोला में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। हमने पढ़ा जाना, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो फैक्ट थे वहाँ से क्वेश्चन बनते थे वो भी हमने जान लिया, ठीक है। उनको किस कास्ट का किसके तहत बताया गया है, कहाँ पर वो आए, उन्होंने कैसे उस वंश की स्थापना करी, उनके जो मामात्य चाणक्य थे, चाणक्य ही विष्णुगुप्त चाणक्य उनका नाम था, ठीक है। और कौटिल्य भी नाम था, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है उन्हें, और विष्णुगुप्त शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मगधी गद्दी बिठाया। कब उन्होंने क्या कहते हैं सेल्यूकस निकेटस से लड़ाई करी, कौन सा उनके में जो मेगस्थनीज राजदूत था वो आया था, उसने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका बुक लिखी थी, ठीक है। और क्या कहते हैं उनको किन दो नामों से और जाना जाता है, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। किसके तहत, यूनानी ग्रंथ के आधार पर उन्हें दो नामों से जाना जाता है, एंड्रोकोसट और सेंड्रोकोटस। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की हमने कास्ट के बारे में भी जान लिया। इतना ही आपके एग्जाम के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में था। बाकी का अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और भी मैं थोड़ा बताऊं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने केंद्रीकरण राज्य की स्थापना करी थी। केंद्रीकरण राज्य यानी कि उनके टाइम पर क्या करा था, उनके टाइम पर उनके जो गुरु थे कौन थे, चाणक्य थे, जो अर्थशास्त्र और राजनीति के क्या कहते बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने जो राज्य बनाए थे या उन राज्यों पर जो मंत्रिमंडल या काउंसिल इस्टेब्लिश की थी, बहुत अच्छे से वो राज्य को चलाया था। लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधा थी, लोगों के लिए पढ़ाई वगैरह करने के लिए तक्षशिला एक उसकी व्यवस्था थी, उसमें और अच्छी व्यवस्था कराई गई थी, ठीक है। बताओ तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, मैंने पहली क्लास में बताया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का किसने करवाया था, चाणक्य ने करवाया था भाई। नंदवंश के राजा थे महापद्मानंद, ठीक है। तो पुराना पढ़ के आया करो क्लास में, उसको पढ़ोगे फिर से आगे करोगे तब क्या होगा, थोड़ा और चीज समझ में आएगा, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए, उनका नाम था बिंदुसार। क्या था, बिंदुसार। और बिंदुसार मौर्य वंश के क्या थे, दूसरे राजा थे। उन्होंने कहाँ से 298 से 273 बीसी तक क्या किया था, शासन किया था। और उनकी मदर का नाम था क्या, दुर्धरा, ठीक है। दुर्धरा क्या था, दुर्धरा था। और अब बोलोगे सर उनकी बीवी का नाम तो क्या था, हेलेना था या कार्नोलिया था। तो इनकी जो किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की फ्रेंड थी, मित्र थी, कौन, दुर्धरा, उनसे उन्होंने शादी करी थी, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताओ मुझे कि बताओ हमारे मगध पर जो पहला महान राजा था, कौन था, पहला महान राजा या पहला राष्ट्रीय राजा कौन सा था, जिसने सही से पूरा राज्य पूरे उसको चलाया था, बताओ। नहीं पता ना, अब मैं बताऊंगा। देखो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो कौन थे, पहले नेशनल किंग थे हमारे, किसके, उस टाइम के पहले और अभी तक के भी क्या पहले नेशनल किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना इस पॉइंट को कि नेशनल किंग कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, पहले फर्स्ट नेशनल किंग चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की एक बीवी थी हेलेना और दूसरी थी क्या, दुर्धरा। दुर्धरा इनकी मित्र थी, उनसे उन्होंने शादी की और उन्हीं से क्या बिंदुसार का जन्म हुआ था, ठीक है। बिंदुसार की माँ का नाम क्या था, दुर्धरा। अब इन जैन लिटरेचर ही वॉज द नोन एज द शिम्बसेना।
या शिम्बसेन या सिंगसेन भी लिखा है कई बार, कि किसके जैन लिटरेचर जैन साहित्य के आधार पर बिंदुसार को शिम्बसेन या सिंगसेन के नाम से भी क्या से भी जाना जाता है। ठीक है। इन ग्रीक लिटरेचर बिंदुसार नोन एज द एमिथ्रोचेट्स हैं। जो ग्रीक लिटरेचर यानी कि यूनानी साहित्य है, यूनानी ग्रंथ है, उसके तहत बिंदुसार को एमिथ्रोचेट्स के नाम से भी जाना था। एमिथ्रोचेट्स का मीनिंग क्या था कि मीनिंग इन एमिथ्रोचेट्स, अमित घटा स्लेयर ऑफ एनिमीज, यानी कि वो अपने दुश्मनों को मार खत्म कर दिया, दोनों दुश्मनों को मारने वाले। ठीक है। तो क्या है, बिंदुसार को दो नामों से और जाना जाता है, एक तो सिंगसेन और एक एमिथ्रोचेट्स, दोनों अलग अलग लिटरेचर के आधार पर जाना जाता है। इन बिंदुसार को द ग्रीक एम्बेसडर डायमेकस वाज केम। बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो डायमेकस। ठीक है। कौन सा आया था? डायमेकस आया था। उसके बाद शैलेंद्रनाथ सेन believes that he died around 272 BC and that his death was followed by the 4-year struggle of succession, after which his son Ashoka became the emperor in 269 से 268 BC तक BCE। ठीक है। क्या हुआ? शैलेंद्रनाथ सेन को के हिसाब से चंद्रगुप्त वो बिंदुसार की 273 से 272 BCE में क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है। और एंड डेथ वाज फॉलोड हो गए फिर 4-year स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन, मतलब 4 साल के सक्सेशन के अपने बढ़ाते गए उसी साल में, 4 साल में, और उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद जो उनका पुत्र था, कौन था? सन अशोक, वो था बिकम द एम्परर, यानी तीसरा राजा बना किसका? मौर्य वंश का। अच्छा, तो बिंदुसार के समय पर जो अशोक था उसको उज्जैनी का और तक्षशिला का क्या गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। उस टाइम बिंदुसार वो अशोक को तक्षशिला का और उज्जैनी का क्या था? अवंती का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। और उस टाइम क्या है, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में क्या हुआ था? एक भारी विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को दबाने के लिए क्या कहते हैं, बिंदुसार ने पहले एक और बिंदुसार का सन था सुसीन, उसको भेजा था। ठीक है, सुसीम। और उसके बाद क्या कहते हैं, अशोक को भेजा था। ठीक है। तो वो सुसीम दबा नहीं पाया था, अशोक ने आके वो विद्रोह को खत्म कर दिया था। उसके बाद अशोक ने, ठीक है, अशोक क्या बना? तीसरा राजा बना। और बिंदुसार के बारे में और जाने थोड़ा, यहाँ तक समझ में आया? जो बताओ पहले। देखो हमारे एग्जाम RMS सैनिक RIMC तीनों हमें पता है, उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। उसके हिसाब से हम तब भी इतना भी नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाएगा तो राजा महाराजा उनकी ज़्यादा नाम के बारे में, किसकी सी उनकी लड़ाई, फेमस लड़ाई के बारे में, या फिर उनके पुत्र के बारे में, या फिर जिस धर्म से वो बिलोंग करते थे उसके बारे में, मौर्य वंश से। वहाँ की हम तब भी थोड़ा और डीपली पढ़ रहे हैं एग्जाम के हिसाब से। ठीक है तो इससे ही बहुत डीपली, पर क्या कहते हैं, अपने एग्जाम के हिसाब से जितना हमारे एग्जाम की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, और उससे और 2 स्टेप आगे ही पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन, इतना पढ़ने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन हमारा छूटे नाम से। ठीक है। तो और बिंदुसार के बारे में जाने तो टॉलमी फ्लेंडोफस ऑफ द इजिप्ट सेंट द इनवर्स द डायनोसियस केम इन द कोर्ट। इनके कोर्ट में इजिप्ट के कौन आए थे? एक और कौन आए थे? राजदूत आए थे। उनका नाम क्या था? डायनोसियस। क्या नाम था? डायनोसियस। किसके कोर्ट में आए थे? बिंदुसार के में। किसके में आए थे? बिंदुसार के में 2 लोग आ चुके थे। कौन कौन से? जो विदेशी राजदूत थे वो कौन से थे? एक तो हमारा क्या डायमेकस, और दूसरा क्या था? डायनोसियस। डायमेकस कहाँ के थे? हमारे कहाँ के थे? ग्रीक के। और जे कहाँ के थे? इजिप्ट के। चंद्रगुप्त मौर्य के में कौन आए थे? मेगास्थनीज। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसके में कौन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। बिंदुसार बिलीव्ड इन द आजीविका सेक्ट विच वाज द एस्टेब्लिश्ड बाय द मखलीपुत्र घोषला। बिंदुसार क्या है? आजीविका सेक्ट में, आजीविका धर्म में विश्वास रखते थे, और वो किसके द्वारा बनाया गया था? मखलीपुत्र घोषला के द्वारा बनाया गया था। और ये क्या था? ये
आजीविका सेक्ट भी किसका था? जैनिज्म का। किसका था? जैनिज्म का था, हिस्सा था। ठीक है, जैन मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों ही क्या है? जैन धर्म को मानते थे। ठीक है भाई, दोनों ही जैन धर्म को मानते थे। अब बात आती है हमारे जो तीसरे राजा आने वाले हैं हमारे, किसके? मौर्य वंश के। कौन से आएंगे बताओ? बताया कोई मेरे को? अशोका। भाई जो तीसरे राजा आने वाले हैं हमारे, किसके? अशोका, अशोक। अब देखो अशोक कैसे शासन में आए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता है जब बिंदुसार के शासनकाल में अशोक क्या थे? कहाँ के गवर्नर थे? तक्षशिला और उज्जैन के। तो ऐसा बताते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाई, कौन? 99 भाई को क्या कर दिया था? मार दिया। तो मार कर कुआं में डाल दिया था 99 भाई। उनमें से उनके एक खास भाई थे, कौन थे? विगताशोक उनका नाम था। क्या था? विगताशोक। उनको क्या किया था? मारा नहीं था, उनको छोड़ दिया था। बाकी के अपने भाइयों को मार कर ही पूरी सत्ता पर क्या किया था? कब्जा किया था। किसने? अशोक ने। तो अशोक हमारे तीसरे राजा थे और इनकी माता का नाम क्या? मदर वाज था धर्मा और शुभद्रांगी। इनकी माता का नाम क्या था? धर्मा और शुभद्रांगी, मतलब धर्मावी जानते हैं। और उनके दो नाम थे, धर्मावी था, माँ एक ही थी पर नाम दो थे। ठीक है, धर्मा और शुभद्रांगी। देखो मैंने बताया था अशोक वाज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हिज फादर बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में क्या थे? अशोक तक्षशिला और उज्जैन के क्या थे? क्या थे बताओ? गवर्नर थे। ठीक है, उसका हिज फर्स्ट वाइफ महादेवी, इनकी जो पहली पत्नी थी महादेवी, उनसे जो सन में हुए थे वो थे महेंद्र, एंड उनसे जो डॉटर हुई थी वो थी संघमित्रा। वो तार वेंट टू श्रीलंका। देखो इन्होंने क्या किया था? इनकी पहली पत्नी थी महादेवी, उनके जो बेटे थे महेंद्र और संघमित्रा, दोनों को ही क्या है? श्रीलंका भेज दिया था। किसके लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अशोक क्या है? बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को। बाकी इनके पिताजी और इनके बाबा किसको मानते थे? जैन धर्म को। ठीक है, तो अशोक जैन बौद्ध धर्म को मानते थे और कहाँ पर? श्रीलंका भिजा दिया था। अब और थोड़ा आगे चले तो इनकी एक और वाइफ थी, हिज अनदर वाइफ वाज कारुआकी। अशोका ओनली सन मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन इज तिवारा हु वाज द वन टू कारुआकी। यानी कि जो क्या कारुआकी थी इनकी एक और वाइफ, उनसे जो सन पैदा हुए थे उनका नाम था तिवारा। कारुआकी का और तिवारा का ही नाम किसमें मेंशन है? इनके अशोक के अभिलेख में। किसमें? शिलालेख। जो अशोक ने लेख लिखवाए थे उनमें क्या है? इनका नाम मेंशन है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। अभिलेख को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो और उसके वजह से किस किस का नाम है? उल्लेख है सिर्फ अकेले इन दोनों का। ये याद रखना कि अगर पूछा जाए कि अशोक के इंस्क्रिप्शन में कौन सी रानी और उनके बेटे का नाम है, तो कारुआकी और तिवारा। द नेम ऑफ द कारुआकी एंड तिवारा आर मेंशन इन द क्वींस एडिक्ट। और उनका नाम होने के कारण उसी को क्या कहा गया? क्वीन एडिक्ट कहा गया, क्वीन इंस्क्रिप्शन कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? क्वीन एडिक्ट या क्वीन इंस्क्रिप्शन कहा गया उसी एडिक्ट को। ठीक है, अब क्या हुआ? थोड़ा चलें तो देखो अशोक ने राजा था, सीधी सी बात, अशोक राजा था और वो बौद्ध धर्म को कैसे माना, कैसे उसका राजा से मन रहा? तो उसके जीवन में एक आया था क्या? कलिंग वॉर 261 BC तक। उसने क्या किया? 8वें साल में उसने कलिंग वॉर की लड़ाई लड़ी थी। क्या करी थी? कलिंग वॉर की लड़ाई लड़ी थी। और वहीं से उसका क्या हुआ था? हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि उस कलिंग वॉर में बहुत सारी क्या है जाने गई थी, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। और उससे क्या हो गया? उसका अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने दीक्षा ले ली। किससे? उपगुप्त से। बौद्ध धर्म के जो एक भिक्षु थे उनसे क्या ले ली? दीक्षा ले ली। अब ये कलिंग वॉर के बारे में अशोक के
डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर इन गिवन इन द 13th रॉक एडिक्ट, यानी कि जो कलिंग वॉर के बारे में कौन से अशोक के कौन से रॉक एडिक्ट में बताया गया है। तो जो 13th नंबर के जो क्या थे, 13th नंबर के क्या थे रॉक एडिक्ट था 13 नंबर का, उसमें अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। देखो मैं आपको बताऊं थोड़ा कि अशोक के जो आप लोग इतनी देर से बोलेंगे इंस्क्रिप्शन लेख क्या है, तो थोड़ा बता दूं उससे पहले कि अशोक ने क्या है 3 पत्रों पर, लेख का मतलब है पत्रों पर क्या हुआ था, अभिलेख लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, पत्रों पर उसने लेख लिखवाए थे। अशोक ने भारत में पहला ऐसा राजा था जिसने क्या है पत्थर शिलाओं या खम्भों पर क्या है कुछ लिखवाया था। ठीक है, इससे पहले कौन थे, डेरियस, कौन थे, इजिप्ट के डेरियस फर्स्ट, उन्होंने लिखवाया था। उनसे ही इंस्पायर हुए इन्होंने भी क्या लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, पत्रों पर लिखवाया था। इसमें से जो रॉक एडिक्ट्स थे टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स थे, कितने थे, तो टोटल इसने कितने लिखवाए थे, 13 7 13 नहीं 14 प्लस 7 और प्लस 3 जी क्या है, तो जो 14 थे वो क्या थे, रॉक एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट। ठीक है, 7 थे जे थे पिलर एडिक्ट, क्या थे, पिलर एडिक्ट। और जो 3 थे हमारे वो थे गुहा, गुहा यानी कि जो क्या बोलो क्या कह रहे हो, ठीक है, क्या थे भाई, लिख ले, लिख ले, फिर बोलेगा लिख नहीं पाया। ठीक है, तो क्या थे टोटल 14 दोस्त के क्या थे, रॉक एडिक्ट थे। 14 रॉक एडिक्ट में उसके कुछ मेजर रॉक एडिक्ट थे, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट थे। 7 उसके क्या थे, पिलर एडिक्ट थे जिन्हें स्तंभ लेख कहा जाता है। कुछ उसके क्या थे, छोटे स्तंभ लेख थे, कुछ बड़े स्तंभ लेख थे, मेजर और माइनर पिलर एडिक्ट। ठीक है, उनमें से एक हमारा क्या है, एक हमारा जो अशोक स्तंभ लिया गया है, हमारा नेशनल क्या लिया है सिंबल, वो किससे लिया गया है, अशोक के पिलर एडिक्ट से ही लिया गया है। ठीक है, जो सारनाथ के हैं, कहाँ पर, वाराणसी में सारनाथ है, वहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा उसको आगे। ठीक है, तो और 3 उसके थे गुहालेख, क्या थे, गुहालेख, जो गुफाओं में लिखवाए थे, गुफाओं के अंदर लिखे थे, तो क्या करे थे, गुहालेख, गुहा एडिक्ट। तो ये क्या थे, अशोक ने जे इतने लेख लिखवाए थे। टोटल कितने हो गए, 14 और 7 क्या हो गए, 21 और 3 24, टोटल 24। हमें इतना ही जानकारी है मतलब किताबों से उनसे कि 24 टोटल उसने क्या लिखवाए थे, एडिक्ट लिखवाए थे, जिसमें से 14 उसने रॉक एडिक्ट लिखवाए थे, 7 उसने पिलर एडिक्ट लिखवाए थे, 3 उसने गुहा एडिक्ट लिखवाए थे। ठीक है, अब और थोड़ा डीपली जाएं तो देखो जो आपने देखा होगा जो गुहा एडिक्ट में, भाई क्या गुहा एडिक्ट में बराबर की गुफाएं जो गया विहार में है, सुना है बराबर की गुफाएं। दूसरा नागार्जुन की गुफाएं जो उड़ीसा में है, और जो जैतून की गुफाएं जो बिहार में है, किसमें, बिहार में। ये तीनों ही गुहा लेख गुफाओं के अंदर क्या है, अशोक ने लिखवाया था। ठीक है, उसके बाद जो शिलालेख हमारे जो हो गए 14 रॉक एडिक्ट थे। अब जो एडिक्ट समझ में आ गए क्या है, एडिक्ट का मतलब जो शिला जे पत्रों पर लिखवाया गया था, जो है पहला किसने लिखवाया था, सबसे पहले तो डेरियस प्रथम ने। ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड हुए तो अशोक। हमारे भारत में पहली बार किसने लिखवाया था, तो अशोक ने। पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने पत्रों पे या शिलालेख पे कुछ लिखवाया था, वो थे अशोक हमारे भारत में। ठीक है, अब चलते हैं तो इसी जो 13 नंबर का जो शिलालेख लिखवाया हुआ उन्होंने, रॉक एडिक्ट लिखवाया हुआ, उसी में कलिंग के बारे में लिखाया गया, कलिंग की लड़ाई के बारे में उसमें लिखवाया गया कि क्या ऐसे ऐसे लड़ाई हुई थी, ये सब चीज़ें लिखाई होंगी कहाँ पर, 13 वाले रॉक एडिक्ट में। टोटल कितने थे, 14। अब थोड़ा आगे चलें, इतना आपने समझ लिया, थोड़ा आगे चलें तो इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन अशोका, अशोक पर बुद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। तो ठीक है, तो अशोक एडेप्टेड बुद्धिज्म इन 8th ईयर ऑफ रीजन आफ्टर द विनिंग कलिंग वॉर। अशोक ने क्या हुआ, बुद्धिज्म को 8वें वर्ष में क्या कर लिया था, कलिंग की लड़ाई जीतने के बाद क्या कर लिया था, उसको क्या कर लिया था, अपना लिया था। अब क्या कर लिया था, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द निग्रोध अ 7 years मॉन्क। उन्होंने जो बुद्ध धर्म के 7 वर्ष के भिक्षु थे, क्या थे,
7 वर्ष के एक बच्चा था जो भिक्षुक था, उनसे इंस्पायर्ड हुए वे, उसका नाम था निग्रोधा। और उसके बाद वो उनसे इंस्पायर्ड होकर लेटर ही कम द कॉन्टेक्ट विथ मोगली पुत्र तिशा, जो एक और गुरु थे, एक और क्या कहते हैं बुद्ध, हमारे बौद्ध धर्म, उनके पास चले गए, उनसे जुड़ गए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब आती है मोगली पुत्र तिशा कौन थे, तो मोगली पुत्र तिशा वाज द रिलीजियस टीचर ऑफ अशोक, जो अशोक के धार्मिक गुरु थे। कौन थे? मोगली पुत्र तिशा। अशोक के क्या थे? धार्मिक गुरु थे मोगली पुत्र तिशा। उसका ऑन द 10th ईयर, 10वें साल बुद्ध धर्म अपनाने के बाद 10वें साल वो 10वें साल कहाँ बोध गया चले गए, वहाँ से फिर वो 20th ईयर में कहाँ चले गए? लुम्बिनी चले गए। और फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म क्या चले गए? उन्होंने बुद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 10वें वर्ष वो कहाँ पर? कुछ लुम्बिनी में गए और कुछ बोध गया में गए। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अब थोड़ा और जाने बुद्ध के बारे में, वो बुद्ध नहीं सॉरी अशोक के बारे में। तो तुमने इतना लिख लिया ना, तो लिख लिया, तो अब थोड़ा और आगे चलें। तो आपने देखो मोगली पुत्र तिशा वही है। द काउंसिल वाज हेल्ड पाटलिपुत्र, इट वाज द प्रेसिडेड बाय द मोगली पुत्र तिशा। हमने जब बुद्ध धर्म पढ़ा था तब बात की थी इनके बारे में कि क्या थे, उसके चेयरमैन थे मोगली पुत्र तिशा, और उस टाइम राजा कौन था मगध पे? अशोक था। ठीक है, तो अब समझ में आया जो मोगली पुत्र तिशा कौन थे? रिलीजियस टीचर थे, किसके? अशोक के, धार्मिक गुरु थे। और इसी वाले जो बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता, अभिधम्म पिटक वाज स्टेब्लिश इन दिस काउंसिल। ठीक है, हम पहले ही जान चुके हैं। अब थोड़ा और चलें, रुको 1 मिनट भाई, लिखते चलना भाई, तुम लोग लिख लिया कि नहीं? फिर बोलोगे वहाँ की ग्रुप पर सेंड कर दी जाएगी पूरी पीपीटी तुम्हारे। अब देखो अशोक धम्म, हिज धम्म वाज एन एथिकल कोड एम्ड एट बिल्डिंग अप एन एटीट्यूड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द पीपल। भाई जो अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने क्या अशोक धम्म की स्थापना करी। अशोक धम्म में था क्या? अशोक धम्म में बताया गया था कि जो लोगों के, जैसे तुमने देखा होगा बौद्ध धर्म में उन्होंने क्या बताए थे? 5 वो बताए थे क्या? कि अहिंसा मत करो, अहिंसा, ठीक है, झूठ मत बोलो, ठीक है, क्या कहते हैं, लोगों को सताओ मत, ये सब चीज़ें। तो ऐसा ही अशोक धम्म में क्या बताया था? लोगों के लिए अशोक ने बताया था ऐसा कि भाई किसी लोगों को झूठ मत बोलो, किसी से सत्य बोलो हमेशा, लोगों को परेशान मत करो, दान दो लोगों को। ठीक है, ये सब अशोक का धम्म में बताया गया था। ही धम्म वाज एथिकल कोड बिल्डिंग अप एटीट्यूड ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द पीपल, मतलब लोगों के जो और लोगों उनके प्रति सामाजिक जिम्मेदारियां, क्या अशोक धम्म में बताया गया था? लोगों के प्रति लोगों की क्या सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, वो सब चीज़ के बारे में अशोक धम्म में बताया गया था। ठीक है, इन दिस पिलर एडिक 7th ही सेज दैट इज द सेक्स डिजायर बोथ सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। और क्या कहता है अशोक ने के 7वें जो लेख है, 7वां पिलर एडिक्ट, 7th पिलर एडिक्ट है, उसमें अशोक ने बताया गया, उसमें लिखाया गया है कि व्यक्ति अपने मतलब खुद पर कंट्रोल करने के लिए और प्योरिटी ऑफ माइंड के लिए क्या है, अपने धर्म के को पढ़ सकता है, धर्म को आगे बढ़ा सकता है, धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो ये किस में बताया गया है? अशोक के 7th पिलर एडिक्ट में। यही जो 7th, अभी मैं आगे बताऊंगा कुछ फैक्ट हैं अशोक के बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखो धम्म पिटक, धम्म महामात्रा। धम्म महामात्रा क्या है? तो धम्म महामात्रा क्या थी कि अशोक ने इन द 13th ईयर हिज रीजन द स्टार्टेड हिज इंस्टीट्यूट ऑफ धम्म महामात्रा। उसने क्या किया, एक विभाग बनाया, किसका? धम्म महामात्रा, यानी जो उसमें धर्म के लोग क्या हैं, अपने वो बौद्ध धर्म को या धर्म को आगे बढ़ाएंगे, धर्म के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? द ऑफिसर्स ऑफ राइटनेस टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। और उसमें क्या ऐसे लोग अपॉइंट किए थे, कैसे लोग जो धर्म के बारे में एक धर्म के बारे में क्या जानते थे, और उसने क्या किया था, उनको अपॉइंट किया था धम्म महामात्र में
एक तरीके से बोला है, एक उसने इंस्टीट्यूट या एक मंत्रालय बना दिया था उसने, किसका, धम्म महामात्र के नाम से। उसमें का जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी सब उसमें आएंगे और लोगों को बताएंगे, और उससे क्या वो मैसेज को लोगों में फैलाएंगे, बताएंगे लोग धर्मगुरु वगैरह, और क्या धर्म की आगे और बढ़ेगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया था क्या कि जो हमारा पिलर एडिक्ट था, कौन सा, सारनाथ का क्या था, पिलर एडिक्ट था वाराणसी में। यही क्या है हमारा नेशनल सिंबल के, नेशनल सिंबल में लिया गया है। कब लिया गया था, अच्छा बताओ, नेशनल सिंबल लिया गया तो जो लिया गया था 25 जनवरी 1950 में। क्या किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। यहीं से अशोक के 7th पिलर एडिक्ट को के आधार पर उसी को क्या लिया गया था, हमारा नेशनल सिंबल लिया गया था। इसमें क्या है, 4 क्या थे हमारे लॉइन के चारों डायरेक्शन में 4 लॉइन थे। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसको लिया गया था, और ये क्या है, पिलर एडिक्ट था 7th। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, अशोक की लाट भी कहा जाता है इसको। किसके नाम से हम जानते हैं 7th पिलर एडिक्ट को, जो सारनाथ का है, लाट ऑफ अशोक। ठीक है, उसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब और थोड़ा जाने कि इसने जो पत्रों पर लिखवाया था, इसने पत्रों पर लिखवाया था तो किस लैंग्वेज में लिखा था, किस उसमें लिखा था, तो थोड़ा बताते हैं। देखो आगे कि देखो, जो मैंने बता दिया कि अशोक वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु वाज मेड बाय द एडिक्ट्स, एंड फॉर दैट ही इंस्पायर्ड बाय द डेरियस द ग्रेट ऑफ पर्शिया। किन से इंस्पायर्ड थे, डेरियस प्रथम, या डेरियस जो कहाँ के राजा थे, पर्शिया के थे। और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सबसे पहले लिखवाए थे, उसके बाद अशोक ने लिखवाए थे। इंडिया में सबसे पहले अशोक ने लिखवाए थे। अशोका एडिक्ट्स वेयर डेकोरेटेड बाय द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन जेम्स प्रिंसेप इन 1837। अशोक के जो क्या, अशोक के जो अभिलेख थे, जो इंस्क्रिप्शन थे, जो हिस्टोरियन थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने 1837 में क्या करा था, पढ़ा था। क्या करा था, पढ़ा था। क्या था, पढ़ा था। अशोक के जो एडिक्ट्स थे, कौन थे, एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शन, उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था 1837 में, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पर इनकी खोज किसने की थी, इन्वेंशन किसने किया था अशोक के, किसके बारे में बताया किसने था, तो ये लिख लो तुम, मैं बताता हूँ कि 70-50 में, किसमें 70-50 में, टी यो बातें कर रहे हो कि लिख रहे हो, क्या 70-50 में टी फैंथलेस उन्होंने क्या करा था, फैंथलर क्या करा था, अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। टी फैंथलर ने क्या करी थी, टी फैंथलर ने 70-50 में अशोक के अभिलेखों की, इंस्क्रिप्शन की, एडिक्ट्स की क्या की थी, खोज की थी। उसके बाद 1837 में क्या, जेम्स प्रिंसेस ने उनको पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस ने उनको पढ़ा था। अब जेम्स प्रिंसेस ने जब पढ़ा तो उन्होंने बताया भी होगा भाई ये इसमें किस भाषा में लिखा है, क्या लिखा है, तो उसके बारे में थोड़ा और जाने। लिख ले, ओए इधर लिख ले। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे और चलें तो देखो, जो मैंने बोला 3 लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड, लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो अशोक के एडिक्ट्स तो जो इंस्क्रिप्शन थे वो किन भाषाओं में लिखे गए थे, तो इनके बाद 3 भाषाओं में। अब ये 3 भाषाओं में लिखे गए तो इसके बारे में बताया किसने होगा, जेम्स प्रिंसेप ने, क्योंकि उन्होंने ही पढ़ा था। तो ठीक है, तो उन्होंने बताया था एक प्राकृत भाषा में लिखे हैं, एक ग्रीक और एक अरेमिक। क्या, एक अरेमिक। जो अरेमिक भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं वो अफगानिस्तान के हिस्से में, अफगानिस्तान और कांधार है उस एरिया में जो अभिलेख पाए गए थे अशोक के, वो अरेमिक लैंग्वेज में पाए गए थे। कहाँ पर, अफगानिस्तान, लिख लेना अफगानिस्तान। सुन भाई, बात मत कर पहले तो, ठीक है। किस में पाए गए थे, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में और
कांधार, कांधार, कांधार क्या पाए गए थे? इस लैंग्वेज में पाए गए थे। ठीक है, किस लैंग्वेज में पाए गए थे? इस लैंग्वेज में पाए गए थे। क्या कह रहा है? बोल तो रहा हूं इस लैंग्वेज में पाए गए थे। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए क्या कि अरेमिक लैंग्वेज में किस लैंग्वेज इसमें पाए गए थे? अफगानिस्तान में पाए गए थे। उसके बाद एक और थी हमारी प्राकृत भाषा, और एक थी हमारी क्या, हमारी बताओ प्राकृत भाषा हम कहाँ पर पाए गए थे? तो प्राकृत भाषा में जो पाए गए थे तो माने भारत था, नेपाल था, भूटान था, ठीक है, बांग्लादेश था। इनमें क्या है? प्राकृत भाषा में पाए गए थे। ठीक है, समझ में आया? प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में कहाँ पाए गए थे? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आज की देख के मत बोलो, क्योंकि उस टाइम क्या था? उस टाइम जैसा हमारे इंडिया के हिस्सा थे सब लोग, इसलिए ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उस टाइम के हिसाब से पूरे अशोक के क्या है, ये सब एडिक्ट्स लिखे गए थे। तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब प्राकृत भाषा में और खरोष्ठी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में पाए गए थे। क्या गए थे? किस किस में? प्राकृत भाषा में, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में ब्राह्मी लिपि या प्राकृत भाषा में पाए गए थे। ठीक है, उसके बाद जो एक पॉइंट और लिखना कि क्या बता दूं, पाकिस्तान में किस लैंग्वेज में पाए गए थे? तो पाकिस्तान में थी, वो क्या थी? चौथा है, थोड़ा ये लिखा नहीं यहाँ पर मिस हो गया। पाकिस्तान में क्या? खरोष्ठी लिपि। क्या थी? खरोष्ठी भाषा में, खरोष्ठी भाषा में अशोक के अभिलेख क्या या इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स पाए गए थे। पाकिस्तान में किसमें पाए गए थे? खरोष्ठी भाषा में। ठीक है, पाए गए थे। ठीक है, और पाकिस्तान में भी क्या, अब हमें पता कैसे चलो, जो सहवाजगढ़ का एडिक्ट है, सहवाजगढ़ का एडिक्ट, उसके तहत जो सहवाजगढ़ होगा पाकिस्तान में, ये सहवाजगढ़ उसमें पाए गए थे। ठीक है, उसके आधार पर हमें पता चला कि पाकिस्तान में खरोष्ठी भाषा में पाए गए थे। इतना लिखो भाई जल्दी से सब लोग, भाई ओए भाई लिख इतना जल्दी, लिख इतना लिख लो भाई, बातें मत करो, इसको लिखो पहले। लिख लिया? लिख लिया ना? ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ? सोशल कंडीशन, सामाजिक, क्या कहते हैं? सोशल कंडीशन और सामाजिक मौर्य वंश के बारे में। तो क्या है, जो मेगास्थनीज थे डिवाइडेड द मौर्य सोसाइटी इनटू 7 कास्ट, जो मेगास्थनीज ने अपनी बुक थी इंडिका, उसमें बताया गया था कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य सोसाइटी में 7 कास्ट में लोगों को बांटा गया था। क्या? एक तो क्या फिलोसफर थे, जो लेखक वगैरह थे, फार्मर थे, किसानी भी होती थी उस टाइम, सैनिक वगैरह भी थे, सोल्जर थे, हर्ट्समैन भी थे जो भेड़ बकरी वगैरह चलाते थे, आर्टिशियंस थे। ठीक है, मजिस्ट्रेट वगैरह जो थे, जो क्या अपॉइंट करे गए थे हर प्रांत में, हर एक उसमें, और काउंसलर भी थे जो मीटिंग वगैरह होती थी उनको ऐड करते थे। तो मेगास्थनीज के द्वारा मौर्य सोसाइटी को कितनी कास्ट में बांटा गया था? 7 कास्ट में, और एक सब इंडिका नामक बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी में बांटा गया था। ही नोटिस द अब्सेंस ऑफ स्लेवरी, ठीक है, और बट इट्स द कॉन्ट्रैक्ट बाय इंडियन सोर्स, और भारतीय स्रोतों के आधार पर क्या है, स्लेवरी को भी इसमें अब्सेंस कर दिया, बताया नहीं गया है। ठीक है, इतना चले। अब कुछ फैक्ट है हमारे इनके बारे में, हम अशोक के बारे में या कुछ पूरे मौर्य, इतना पहले लिख लिया सबने? भाई बातें मत करो, इससे आगे शायद कुछ होगा नहीं। हाँ, अब कुछ फैक्ट है हमारे जो मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। किसके बारे में? जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि अशोक को हमारा पहला चक्रवर्ती सम्राट भी कहते थे। क्या? पहला चक्रवर्ती सम्राट। एक क्वेश्चन है कि अशोक का सबसे लंबा एडिक्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? तो 7th पिलर एडिक्ट जो है अशोक का, क्या 7th
पिलर एडिक्ट इज लॉन्गेस्ट एडिक्ट, ठीक है, ये लिख लेना। अशोक का क्या है, अशोक का क्या है, 7वां जो पिलर एडिक्ट है वो सबसे लंबा पिलर एडिक्ट है। किसके, अशोक के इतने सारे एडिक्ट थे उन सब में 7th, ठीक है। और लिखो भाई, लिख लो पहले इसको, इस पॉइंट को, ठीक है। अब आपने देखो भाई बातें क्यों कर रहा है, सीधा बैठ जा, ठीक है। इतना लिख लिया अशोक के बारे में। 7th पिलर एडिक्ट वाइज लॉन्गेस्ट एडिक्ट वाइज अशोक, ठीक है। अब जान देखो, इतना लिख लिया। हमारे इंडिया की एक चीज़ और है, मैं इंडिया में जो हमारे ज़्यादातर क्या है जो एडिक्ट हैं भारत में, अभी के टाइम में देखो तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में निकले हैं, मतलब या बताए गए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो एडिक्ट्स हैं वो कहाँ से निकले, अशोक के वहीं से मिले हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स कहाँ से, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इतना अशोक के बारे में लिख लिया, लॉन्गेस्ट लिख लिया। तो भाई और भी देखो, अशोक और मौर्य वंश पूरा एक मौर्य वंश को एक राजनीतिक उसका बहुत बड़ा वंश माना जाता है। इन्होंने जो राजनीतिक व्यवस्था थी इनके शासनकाल में बहुत अच्छी थी, सबसे पहले इन्होंने ही अरेंज करी थी। अशोक ने लोगों के लिए भी कई चीज़ें बनवाई थी। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, 24,000 सरयू का निर्माण करवाया था। किसका, सराय सरयू यानी कि जो नाली वो पानी के लिए आने के लिए नदियों से आते थे उनका भी निर्माण करवाया था, ठीक है। अशोक ने जीटी रोड, आपने सुना होगा जीटी रोड, पाटलिपुत्र से और तक्षशिला, जीटी रोड पाटलिपुत्र से तक्षशिला के लिए अशोक ने ही डलवाया था। किसने डलवाया था, पाटलिपुत्र से और तक्षशिला के लिए जो जीटी रोड का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। वही जीटी रोड है दिल्ली में है ना, शेरशाह सूरी के द्वारा कलकत्ता से शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड वैसे बोलते हैं, ठीक है। वही उसका रोड का जो कनेक्शन था पाटलिपुत्र से तक्षशिला वो अशोक ने ही करवाया था, ठीक है। और कई इसके जो क्या कहते हैं लेक है, जैसे रोमनदेई लेक है जो नेपाल में है, कई अभिलेख है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से जरूरी नहीं है। भब्रू लेक है, दौली लेक है, जावेद लेक है, ठीक है। हाथी गुफा लेक है हमारा, मास्की लेक है, कई ऐसे लेक हैं। जो मास्की लेक कहाँ है, कर्नाटक में, हाथी गुफा लेक, कई ऐसे लेक हैं बहुत सारे, टोटल में देखें 24 लेक हैं जो हमारे लेकों के बारे में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखवा नहीं बताया नहीं है, ठीक है। तो अब क्या देखो, हमारा मौर्य वंश खत्म है। हमारे एग्जाम के हिसाब से आरएमएस सैनिक और आरएमसीनों के हिसाब से हमने अपना मौर्य वंश अच्छे से पढ़ लिया है। बाकी कुछ थोड़ा बहुत मैंने लिखवाया भी और कुछ बोला भी है। देखो हर चीज़ लिखाकर और कुछ चीज़ बोल के भी हमें याद रखनी पड़ती है, या फिर मैंने बोला है उसको तुम लोग दोबारा वीडियो देखोगे जब उसमें लिख लेना, ठीक है। और कई जो तो अब हम अपने मौर्य वंश को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं और अपनी क्लास को भी क्या कर रहे हैं, जगह समाप्त कर रहे हैं। तो भाइयों हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया अपना मौर्य वंश। अगला जो इससे जो आने वाला वंश है वो शुंग वंश, उसको बारे में अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे, इनके लिए भी पढ़ेंगे, आपके लिए भी शूट करेंगे। तो जितना हमारा आरएमएस सैनिक और आरआईएमसी तीनों ही एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट था हमारा, वो पढ़ाया गया है और वो पढ़ लिया, हमने कवर कर लिया है। 100% पक्का है कि यहाँ से अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आरएमएस सैनिक और आरआईएमसी तीनों में ही क्वेश्चन नहीं निकलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। हमारे एग्जाम बाकी तो और भी बहुत, अगर बड़े एग्जाम के हिसाब से देखा है तो बहुत क्या कहते हैं डीपली है और बहुत डीपली हम पढ़ भी सकते हैं, पर उसके हमारे एग्जाम के हिसाब से ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने उतना पढ़ा है कि हमारे एग्जाम के लेवल से तो बहुत ऊपर है, हमारे एग्जाम के लेवल से बहुत ऊपर पढ़ा है हमने। तो टेंशन की बात नहीं, आप लोग इतना ही पढ़ना, इतना ही कवर करना, इसको ही अच्छे से करना। तो जब तक के लिए हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। बाय बाय, जय हिंद।